डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज सब्जेक्ट सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन विंडो बेस्ड इकबाल, और इस लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम्स एंड डिस्क मैनेजमेंट। आज के इस लेक्चर में हमारे पास ये दो टॉपिक्स हैं, हम इन पे बात करेंगे। सबसे पहले फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो फाइल्स को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, उसका फीचर है, उसका कंपोनेंट है जो फाइल्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली फाइल्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर मैनेज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ मैनेज करने के लिए ही नहीं, आपने डाटा को स्टोर किया है और उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। अब इस फाइल के साथ जो फाइल मैनेज की जाती है उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होती है, जैसे फाइल का नेम, फाइल का साइज, उसकी क्रिएशन डेट, ऐसे बहुत सारे उसके एट्रीब्यूट्स उसके साथ लॉजिकली रिलेटेड होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, इनको एक सिस्टमेटिक और एक ख़ास फॉर्मेट के हिसाब से अरेंज करना, ये फाइल सिस्टम का काम है। यानी हम जो चीज़ कंप्यूटर को दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जा रही है, वो एज ए फाइल जा रही है, उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना, उसको कंप्यूटर के अंदर ऑर्गेनाइज करना, एक ख़ास मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के हिसाब से मैनेज करना, ये फाइल सिस्टम का काम है। और जब हम इन फाइल्स को एक्सेस करते हैं या हम कंप्यूटर से लेते हैं तो फिर ये फाइल सिस्टम ही है जो हमारी स्पेसिफिक फाइल्स को हमारे सामने लेके आता है। या ये कि जो फाइल्स को सिस्टम के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके अपने ही टाइप के हिसाब से उसको देखा जाता है, तो ये फाइल सिस्टम के हिसाब से उसको देखा जाता है। मसलन आप वर्ड की फाइल ले रहे हैं तो वर्ड की फाइल को उसके वर्ड के एक्सटेंशन के साथ उसको ऑर्गेनाइज करेगा। आप कोई प्रोग्राम फाइल है, आपने सोर्स फाइल स्टोर की है तो उसको उसकी एक्सटेंशन के साथ ऑर्गेनाइज करेगा। जब आप इनमें से किसी भी फाइल को लेंगे तो देन वो उसी ही फॉर्मेट और उसी की एक्सटेंशन के साथ हमें वो उठा के देगा। तो ये सारा काम जो हो रहा है ये इस फाइल सिस्टम का काम है। अब ये फाइल सिस्टम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होते हैं, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, लिनक्स बेस्ड सिस्टम्स हैं। ऐसे हर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ये फाइल सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और ये ख़ास एप्लीकेशंस के लिए बनाए जाते हैं। इनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स हैं, डिस्क बेस्ड फाइल सिस्टम्स होते हैं और स्पेशल पर्पस फाइल सिस्टम्स होते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के फाइल सिस्टम हैं और हर एक का तल्लुक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। यानी आप ये कह लें कि जो फाइल सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रिलेट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही वो काम कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर और उनका जो लेआउट है, उनका जो फॉर्मेट है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस करके वहाँ उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ फाइल सिस्टम। यानी फाइल सिस्टम फाइल्स को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हमारे सामने कैटेगरीज है फाइल सिस्टम्स की। तो सबसे पहले हमारे पास
फैट है, उसके बाद फैट 32 है, फिर ई एक्स फैट एक्सटेंडेड फैट, उसके बाद एन टी एफ एस है यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, उसके बाद आर ई एफ एस रेजिलियंट फाइल सिस्टम है। तो ये डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं जो अपने स्ट्रक्चर्स और अपने लेआउट के हिसाब से, अपनी वर्किंग के हिसाब से यहाँ पे हमारे सामने। तो आइए हम इनके बारे में, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ये एक फाइल सिस्टम है जो बेसिकली काम कर रहा है, और ये इसको फैट 16 का नाम भी दिया जाता है, या सिंपली इसको फैट का नाम भी दिया जाता है। ये फाइल एलोकेशन टेबल को यूज करता है और 16 बिट साइज के साथ काम करता है। यानी आप कोई भी फाइल ऑर्गेनाइज करेंगे, आपके सिस्टम में जाके फाइल स्टोर होगी, ऑर्गेनाइज होगी, जाके उसको स्टोर किया जाएगा, तो उसके लिए जो फाइल के रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज उसके साथ रिलेट हैं, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके पास जो साइज है वो 16 बिट का है। यानी ये फैट जो फाइल सिस्टम है ये 16 बिट के साथ काम कर, और ये फाइल एलोकेशन टेबल को यूज करता है। यानी आपकी जो डायरेक्टरीज या जो फाइल्स जाके ऑर्गेनाइज हो रही हैं वो फाइल एलोकेशन टेबल के साथ स्टोर हो रही हैं। यह हमारे सामने एक फिगर है जिसमें एक टेक्स्ट के नाम से एक डायरेक्टरी को स्टोर किया जा रहा है। तो उसको जो स्टोर किया जा रहा है वो यहाँ पे हमारे सामने उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है उस ब्लॉक के अंदर, फाइल एलोकेशन टेबल के अंदर, वो 217 है, और देन उसका जो एंडिंग जो उसका साइज हमारे सामने है वो 618 है। और यहाँ 618 जो है, अब यहाँ पे ये हमारी जो डायरेक्टरी है जो 618 पे जहाँ पे एंड हो रही है, तो वहाँ उसका एंड ऑफ फाइल या एंड ऑफ जो ब्लॉक है उसका भी उसको इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ तो अब ये जो डायरेक्टरी हमारे सामने टेस्ट के नाम से है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट यहाँ हमारी इस पिक्चर के अंदर इस फाइल एलोकेशन टेबल के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो भी हम फाइल्स या डायरेक्टरीज को स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, तो उसको फाइल एलोकेशन टेबल के हिसाब से स्टोर किया जाए। यानी उनके टेबल से रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन होगी, किस ब्लॉक से ये स्टोर हो रहा है और किस एंडिंग ब्लॉक पे जाके वो एंड हो रहा है, कहाँ पे जाके ये एंड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर स्टोर होगी। तो इस तरीके से ये फाइल एलोकेशन टेबल जो है ये काम करता है। और ये अब आपका जो वॉल्यूम है, जो साइज है किसी भी फाइल का, वो 4 गीगाबाइट है या उससे लेस है, तो उसके लिए ये फैट 16 यानी जो कॉमन इसका नाम है फैट, उसके लिए ये काम कर सकते। फैट 32, अब फैट 16 से फैट 32 पे नेक्स्ट इसकी हम इसको कह सकते हैं उसकी एडवांस फिगर है। तो अब ये भी फाइल एलोकेशन टेबल को ही यूज करते हुए ये फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर रही है, और ये इसका वॉल्यूम जो है वो फैट जो सिंपली 16 हमारे पास है उससे ज़्यादा है। यानी ये 32 बिट को यूज़ करके फाइल्स को ऑर्गेनाइज करें। हम ये कह सकते हैं कि ये फाइल एलोकेशन यूज़ किया जा रहा है वो 32 बिट के साथ काम कर रहा है, और इसमें जो आप मैक्सिमम साइज है वो 32 गीगाबाइट के साथ काम कर रहा है। यानी इसका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे ये बिट्स बढ़ती जाएंगी उसमें उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, और ये इसके साथ काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंडेड फैट है। अब पहले हमारे पास फैट, उसके बाद एक्सटेंडेड फैट, फैट 16, और उसके बाद अब हमारे पास फैट 32, अब हमारे पास फैट 64 है। यानी ये इस
अगर हम देखें तो इसका जो इसकी जो वर्किंग है वो 64 बिट के साथ इसकी वर्किंग है। यानी जो इसका फाइल एलोकेशन टेबल जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एलोकेशन टेबल बनाया जा रहा है वो 32 बिट को यूज कर रहा है, वो 32 बिट्स को यूज कर रहा है। यानी जो फाइल एलोकेशन टेबल है वो 64 बिट को यूज कर रहा है, 64 बिट को यूज करते हुए ये काम कर। और ये जितने भी हमारे पास 4 GB या 32 GB का वॉल्यूम्स है, इससे अबव हमने इससे ज़्यादा का वॉल्यूम के साथ हमने डाटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए इस एक्सटेंडेड फैट को यूज़ किया जाता है। यानी ये हमारा अप टू 256 टेराबाइट तक के वॉल्यूम को स्टोर कर सकता है। यानी ये इसकी कैपेसिटी है। अब जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे कहा कि जैसे जैसे इसकी बिट्स का साइज बढ़ता जाएगा, फाइल एलोकेशन टेबल जो बिट्स को यूज़ कर रहा है, जैसे जैसे वो साइज बढ़ता जाएगा तो इसको वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो 256 टेराबाइट तक वॉल्यूम को जो हमारे स्टोर हो रही इंफॉर्मेशन, उसके लिए ये 256 टेराबाइट तक को स्टोर कर सकता है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब इसका स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है एंड फीचर्स भी डिफरेंट है। अब इसमें जो द फर्स्ट एरिया ऑफ द वॉल्यूम इज द बूट सेक्टर। अब इसमें इस फाइल सिस्टम में NTFS के अंदर जो ये जो फाइल सिस्टम है, इसके अंदर जो पहला सेक्टर है वो बूट सेक्टर है। अब बूट सेक्टर आप जानते हैं कि विच स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्क लेआउट, यानी आपकी जो डिस्क है जहाँ पे आपकी फाइल्स वगैरह स्टोर हो रही हैं, ये उसके लेआउट को इंफॉर्मेशन को उसके लेआउट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और जो प्रोग्राम बूटिंग में यूज किए जाते हैं उनको स्टोर करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए जो प्रोग्राम्स की जरूरत है वो यहां इस पहले बूट सेक्टर में आके यहां पे स्टोर होता है। अब यहां ये फाइल एलोकेशन टेबल की निस्बत ये रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है, जिसको हम मास्टर फाइल टेबल का नाम भी देते हैं। यानी ये फाइल एलोकेशन टेबल को यूज नहीं करता, ये रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है, जिसको मास्टर फाइल टेबल का नाम भी दिया जाता है। और इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आके स्टोर होगी वो आपकी फाइल्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन होगी। यानी फाइल्स और उसके साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे आके स्टोर हो जाएगी। तो ये फाइल एलोकेशन टेबल को इस्तेमाल नहीं करता, ये रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है। अब रिलेशनल डेटाबेस का कंसेप्ट आप जानते होंगे कि ऐसी डेटाबेस जहां पे टेबल, यहां पे भी टेबल्स हैं लेकिन यहां पे डेटाबेसेस का कंसेप्ट है। तो डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस के साथ ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेजिलेंट फाइल सिस्टम है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो फाइल सिस्टम है ये NTFS से नेक्स्ट जनरेशन है, और ये आपके जो NTFS के जो फीचर्स हैं उसके साथ भी काम करता है और उससे एडवांस भी काम कर रहा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी इंटेग्रिटी है और एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज हैं इसके अंदर, प्रोएक्टिव एरर करेक्शन टेक्निक्स हैं इसके अंदर। यानी आप ये कह लें कि जो आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है, जो आपकी जो फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो करेक्ट और एक्यूरेट है, और अगर कहीं उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बिफोर द अक्रेंस उसको ठीक करने की कैपेबिलिटीज हैं इस फाइल सिस्टम के अंदर। तो ये जो फाइल सिस्टम है ये बाकी तमाम फाइल सिस्टम की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट है और इंटेग्रिटी और सेफ्टी के साथ वर्किंग में काम कर, और इसकी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो एफिशिएंट है। दिस इज द रेजिलेंट फाइल सिस्टम।
तो ये हमारे पास फाइल से अब माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और यूजर्स प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए से आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। यानी ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आपको एडमिनिस्ट्रेटर और यूजर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके जरिए से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का काम हो रहा है। तो डिस्क मैनेजमेंट जो है ये इसका एक हिस्सा है, और डिस्क मैनेजमेंट के जरिए से हम डिस्क को यानी लाइक हार्ड डिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं आसानी से। अब ये आपकी जो ड्राइव्स हैं ये आपकी इंटरनल भी हो सकती हैं या एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, ये लोकल भी हो सकती हैं या रिमोट भी हो सकती हैं। अब इसमें जैसे हमने देखा कि डिस्क मैनेजमेंट जो है वो एमएमएमसी का हिस्सा है, तो ऐसे ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप अपने कंप्यूटर पे डिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो आप रन में जाके वहां पे लिखें डिस्क mgmt.msc लिख के आप इंटर प्रेस करें तो आपके सामने डिस्क मैनेजमेंट का जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वहां से आप डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो डिस्क को मैनेज करने का तरीका ये है कि आप उसके 3 व्यूज हैं, वहां से आप उसको डिस्क लिस्ट को देख सकते हैं, ग्राफिकल व्यूज को देख सकते हैं और वॉल्यूम लिस्ट को देख सकते हैं। तो ये चीजें आप डिस्क मैनेजमेंट में वहां से देख सकते हैं। अब वहां पे जो आप काम कर सकते हैं उसमें आप डिटेल्स, ड्राइव्स की डिटेल्स को देख सकते हैं, उन ड्राइव्स के लेटर्स को चेंज करते हैं। लाइक आप CDE ये आपकी ड्राइव्स के नाम हैं, उनके लेटर्स हैं, आप उनको चेंज कर सकते हैं, उनके पाथ्स को चेंज कर सकते हैं। और कन्वर्टिंग डिस्क टाइप्स विद रिमूवल मीडिया ड्राइव्स, आप उनके साथ भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो इजेक्ट मीडिया रिमोटली। अब कुछ ऐसा एरिया जो आपका जो ड्राइव्स है आपकी रिमोट कंप्यूटर्स के साथ अटैच हैं, आप उनको भी हटा भी सकते हैं, आप उनको अटैच भी कर सकते हैं, उनके साथ काम भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम हैं जो डिस्क मैनेजमेंट के अंदर शामिल हैं और इसके जरिए से हम इस स्लाइड पे देखते हैं। हमारे पास एक पिक्चर है या हमारे सामने, तो ये डिस्क मैनेजमेंट की विंडो है। आप जैसे मैंने अभी कहा कि आप रन पे जाके अगर डिस्क mgmt.msc लिखें तो वहाँ से ये आपके सामने विंडो आ जाएगी और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट इसके पैनल्स हैं, डिफरेंट पोर्शंस हैं और डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो इसमें मोस्टली जो हमारे पास 3 पोर्शंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। लेफ्ट साइड पे एक लिस्ट, डिफरेंट लिस्ट आ रही है हमारे सामने। उसके बाद राइट साइड पे 2 मेन पोर्शन है जहाँ पे हमारे पास हमारी जो ड्राइव्स है, जो डिस्क है हमारी, उसके डिफरेंट पार्टीशन जो है हमारे सामने शो हो रही, और नीचे पोर्शन है जहाँ पे ब्लू लाइन्स लगी हुई है, उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो ये जब आप कमांड लिखेंगे डिस्क को मैनेज करना चाहें तो यहाँ से आप इस विंडो से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब इन पैनल्स को आप चेंज कर सकते हैं, इनको ऊपर नीचे बॉटम अप व्यूज़ के साथ आप इनको चेंज कर सकते हैं, टॉप व्यू के साथ, बॉटम व्यू के साथ, ये सारे आप व्यूज़ को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको जो मोस्टली इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है वो आपकी जो ड्राइव्स होती हैं, यानी जो हार्ड डिस्क के हिस्से हैं, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। वो आपकी ड्राइव्स की क्या टाइप्स हैं, एक्टिव है, एक्सटेंडेड है, क्या है, कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी फ्री है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। विंडोज सर्वर, अब चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट है नेटवर्क
एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें हम नेटवर्किंग पे काम करेंगे और उसमें हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है हमने वो विंडोज सर्वर 2012 है। अब विंडोज सर्वर 2012 जो है इसमें हमारा काम प्रैक्टिकली रहेगा। तो अब अगर हम विंडोज सर्वर 2012 को देखें तो ये 4 टाइप्स डिस्क कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है, यानी इसमें जो डिस्क को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है वो 4 उसकी टाइप्स हैं जिसके हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेसिक है, द स्टैंडर्ड फिक्स्ड डिस्क टाइप है। बेसिक डिस्क आर डिवाइडेड इनटू पार्टीशन एंड आर द ओरिजिनल डिस्क टाइप फॉर अर्ली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बेसिक ये है कि आप अपनी जो डिस्क है उसको पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपको विंडोज सर्वर 2012 जो है डिस्क को मैनेज करने या उसको कॉन्फ़िगर करने में ये आपको सहूलत देता है। दूसरा उसके बाद डायनामिक है, एन एक्सटेंडेड फिक्स्ड डिस्क टाइप दैट यू कैन अपडेट विदाउट हैविंग टू रीस्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपनी डिस्क को जो आपकी फिक्स्ड है, लगी हुई है आपके कंप्यूटर के साथ, आप और विंडोज सर्वर आपका काम कर रहा है तो आप उस डिस्क को हटा के उसको अपडेट कर सकते हो, उसको उस पर अपने काम कर सकते हैं विदाउट रिमूविंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिमूव नहीं करना पड़ेगा या उसको रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आप विदाउट रीस्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपनी डिस्क जो है वो उसको डायनेमिकली उसको डिफरेंट पार्टीशन में, डिफरेंट उसके वॉल्यूम्स में डिवाइड करके उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट रिमूवेबल है, द स्टैंडर्ड डिस्क टाइप एसोसिएटेड विथ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस। अब ऐसे डिवाइसेस भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं जो आपकी रिमूवेबल हैं। आप यानी उसको अटैच करें, वो आपकी डिस्क है, उसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन है, आप विंडोज सर्वर में उसको शेयर करना चाहते हैं, उसको यूज़ करना चाहते हैं, आप उसको लगाएं, देन आप उसको हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ये भी जो है ये भी आपको विंडोज सर्वर 2012 जो है ये आपको सहूलत देता है। उसके बाद वर्चुअल है, द वर्चुअल हार्ड डिस्क। जैसे virtual hard disk type associated with the virtualization computer can use virtual hard disk just like they use regular fixed disk and can even be configured to boot from a virtual disk। यानी आप virtual hard disk बना लेते हैं और उसमें से आप बूट सेक्टर को भी क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको वहाँ से आप बूटिंग का काम भी कर सकते हैं, उसको एज ए बूटिंग के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक कैपेबिलिटी है, एक आपको सहूलत है इस विंडोज सर्वर। डिस्क मैनेजमेंट में हमारे पास एक और अहम चीज़, यानी आप डिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, आप उसमें उसको देखना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स को देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक और भी तरीकाकार है जिससे आप उसको देख सकते हैं। आप किसी भी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ से आप अपनी जो डिस्क है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। मैक्सिमम उसका वॉल्यूम कितना है, कितना यूज़ हो चुका है, कितना रिमेनिंग है, ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। जैसे यहाँ आपको फिगर के ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ जो है वो डिफरेंट ड्राइव्स की जो है वो उसकी कैपेसिटी को, उसकी यूज्ड स्पेस को और उसकी फ्री स्पेसेस को यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो यहाँ इस तरीके से भी आप डिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जो आप काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे उनको आप देख सकते हैं। वी लिमिटेड डिस्क प्रॉपर्टीज बट नॉट वॉल्यूम प्रॉपर्टीज। When you are viewing disk property, you will see only the journal and the volume tab. You would not be able to see volume property. अब यहाँ आप ये काम भी इसके ऊपर कर सकते हैं, यानी जस्ट आप उस जर्नल और वॉल्यूम टैब्स को यहाँ पे शो कर सकते हैं, बाकी को आप नहीं देखना चाहते तो आप एक तो डिस्क मैनेजमेंट में ये भी काम कर सकते हैं। उसके बाद चेंज ड्राइव लेटर्स, जैसे मैंने अभी पहले बाद में कहा कि आप जो है वो अपनी जो भी ड्राइव है आपकी, उसकी जो लेटर्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं और माउंट पाथ्स, आप उनके पाथ्स वगैरह को देख सकते हैं। इसी तरह आप फॉर्मेटिंग, श्रिंकिंग एंड एक्सटेंडिंग वॉल्यूम्स विद द मिरर्ड, स्पैंड एंड स्ट्रिप वॉल्यूम यू आर एबल टू ऐड एंड कॉन्फ़िगर रिलेटेड ऑप्शंस। अब यहाँ आप फॉर्मेटिंग का काम कर सकते हैं, आप उसके एक्सटेंड कर सकते हैं, वॉल्यूम्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ऐसे आप सारे ये जो ऑपरेशंस हैं
ये आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरह डिलीटिंग वॉल्यूम्स एक्सेप्ट फ्रॉम सिस्टम और बूट, आप किसी वॉल्यूम को आप डिलीट भी कर सकते हैं उसको, और इसमें से सिर्फ दो चीज़ों को डिलीट नहीं किया जाता, सिस्टम या बूट वॉल्यूम जो है वो आपका डिलीट नहीं होगा, बाकी तमाम चीज़ों को आप डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट अटैचिंग एंड डिटेक्टिंग virtual hard disk, when you are creating an attached virtual, you need to enter the full file path and would not be able to browse for the virtual hard disk। अब यहाँ आप virtual hard disk को क्रिएट कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे काम जो है ये आप यहाँ डिस्क मैनेजमेंट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे virtual hard disk की भी बात की कि इसको आप एज ए बूट सेक्टर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप यहाँ से बूटिंग की तमाम प्रोसेसेस यहाँ पे परफॉर्म हो सकते हैं। तो लिहाजा ये आप वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट करवा सकते हैं, ये सारे काम जो है वो आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी सारे टास्क डिस्क मैनेजमेंट के अंदर शामिल हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर में हमने फाइल सिस्टम और डिस्क मैनेजमेंट पे बात की। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसकी डॉक्यूमेंट फाइल साथ अटैच है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।